हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साथी पर। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। आजकल के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अंग्रेज़ी की महत्व काफ़ी बढ़ चुकी है और बिहार जैसे राज्य में इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले लड़कों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं इंग्लिश के क्षेत्र में। इसलिए आज हम लोग इंग्लिश के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए इंग्लिश अपने चैनल पर आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत करते हैं हम लोग। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं। इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण है। कुछ कुछ भाषाएं इसमें हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब ग्रामर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ कि ग्रामर इज रूल और लॉ written or unwritten which determines the organization of sentence and various parts of speech। ये सब चीज़ों को हम लोग सिर्फ देखते चलेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक नॉलेज पर्पज़ से ही हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजी के बारे में आते हैं। यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, ये 26 लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। यहाँ गौर कीजिएगा, जिससे कोई अर्थ निकले उसे वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल है रन, क्रिकेट एट्सेट्रा। रन में देखिए R अल्फ़ाबेट है, U अल्फ़ाबेट है, N अल्फ़ाबेट है, तीनों के मिलने से रन बना, जिसका मतलब दौड़ना होता है। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, यहाँ वर्ड की बात की जाती है, और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब आगे आते हैं। किसी वाक्य को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। कोई भी सेंटेंस है वो 3 चीज़ों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम जिसके विषय में चर्चा करते हैं या जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, करने वाला। एग्जाम्पल इंडिया इज़ द बेस्ट सॉरी राम प्लेस हॉकी। इसमें हॉकी खेल रहा है राम, इसलिए राम सब्जेक्ट है। या फिर इंडिया इज़ द बेस्ट, इसमें अच्छे के विषय में बताया जा रहा है, इंडिया के बारे में चर्चा का विषय है, इसलिए वो इंडिया सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट है वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। जो किसी के काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर किसी काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वी लर्न इंग्लिश, हम लोग क्या सीखते हैं? अंग्रेजी सीखते हैं। इसमें वी हो गया सब्जेक्ट, लर्न हो गया वर्ब, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट या तो नॉन होगा या प्रोनाउन। सब्जेक्ट 2 तरह की चीज़ हो सकते हैं, या तो नॉन होगा या प्रोनाउन होगा। अब नॉन क्या है? नॉन एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है नेम, ठीक है, और हिंदी इसका होता है नाम, अर्थात संसार के समस्त नाम नॉन है। एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण, मोबाइल एट्सेट्रा। अब देखिए नॉन के भाग। जाति के दृष्टिकोण से नॉन को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। जाति के दृष्टिकोण से पहला प्रॉपर नॉन, दूसरा कॉमन नॉन, तीसरा मटेरियल नॉन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नॉन, पांचवा कलेक्टिव नॉन। प्रॉपर नॉन
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रॉपर माने किसी खास। नाम में से वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से अलग करने हेतु दिए जाते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि आनंद, आशीष, अजय। अब आइए प्रॉपर नाउन के बारे में और हम लोग विस्तृत से जानते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है और ये सिंगुलर क्रिया लेता है। इसका प्रथम अक्षर पद हमेशा कैपिटल होता है। इसके पहले प्राय आर्टिकल से बचा जाता है। जैसे कि इंडिया इज़ द बेस्ट, विशेषता बताया जा रहा है किसकी, देश की। देश में से कौन सी, इंडिया, इसलिए प्रॉपर हो गया। अब आइए कॉमन नाउन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाउन का मतलब नाम, कॉमन माने सभी का, साधारण नाम जिस पर सभी का अधिकार हो। जैसे वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो। एक का नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फादर, विलेज, किसी का ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉमनली यूज किया जाता है। यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब यह सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर अपने पहले दा लेगा, जब यह प्लूरल रहेगा तो दा से बचा जाएगा। जैसे कि द टीचर इज टीचिंग, ठीक है, यहाँ कॉमन नाउन टीचर है। और स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ दा से बचा गया है और स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मटेरियल नाउन, नाम में से वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, जिनसे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण भी होता है, जिसे अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, वाटर आदि। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के विशेषता है क्या कि यह हमेशा सिंगुलर रहता है और सिंगुलर क्रिया रहता है। इसके पहले प्राय आर्टिकल से बचा जाता है। जैसे कि वाटर इज प्रीसियस, वाटर यहाँ मटेरियल नाउन है क्योंकि इसे नापा और तौला जा सकता है, लेकिन इसे अलग अलग गिना नहीं जा सकता और इससे अन्य चीज़ें भी बनाई जा सकती है, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, जो भी आइस क्यूब वगैरह बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि ड्रेक्स। ड्रेक्स जो होता है तलछट होता है, जो किनारे में जमा हो जाता है, नदी वगैरह, नाले अगल और तालाब वगैरह, पोखर वगैरह जो होता है। तो एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लूरल है। इससे एक सेंटेंस का यहाँ से हम लोग समझते हैं, ड्रेक्स आर स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। यहाँ ड्रेक्स लगा है, उसके साथ आर का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब आते हैं चौथा नाउन का प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक संज्ञा। वो ऐसे नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि लव, डेथ, कोल्ड, हॉट आदि। ये सदैव सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर क्रिया लेंगे, इससे पहले आर्टिकल से परहेज किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल जो है ये सब काफ़ी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि लव इज ब्लाइंड, डेथ इज सर्टेन, फ्रेंडशिप इज फॉर एवर। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार है नाउन का कलेक्टिव नाउन। वैसे नाम जिनसे संग्रह का बोध हो। कलेक्टिव में ही संग्रह, समूह का बोध हो, संगठन का बोध कलेक्टिव नाउन कहता है। जैसे कि पार्लियामेंट बहुत सारे सदस्यों से मिलकर बनता है। फर्नीचर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कि फर्नीचर आप सिर्फ किसी एक को नहीं बोल सकते हैं, पलंग, कुर्सी, टेबल वगैरह सब मिला के फर्नीचर का नाउन। तो पुलिस भी हो गया, उसमें बहुत सारे पुलिस मैन रहते हैं। कलेक्टिव नाउन जो स्वयं नाउन का प्रकार है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कलेक्टिव नाउन इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। जनरलाइजिंग से आप समझ ही रहे हैं, जनरल स्टोर, इस टाइप से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि भीड़ में से वैसे भीड़ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है।
समूह में से वैसे समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से निर्मित हो। तो जैसे कि फर्नीचर, अभी मैंने बताया आप लोगों को दोस्तों, फर्नीचर में सिर्फ एक ही तरह की चीज़ नहीं होते, उसमें पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सभी चीज़ों मिला के फर्नीचर का निर्माण होता है। फर्नीचर, क्रॉकरी, क्रॉकरी मैंने बर्तन का सामान, जो बर्तन हुआ उसमें बहुत सारे सामान रहते हैं, तब उसको क्रॉकरी बुलाता है। मशीन हो गया, सीधा इसका एग्जांपल है जनरल स्टोर, यहाँ की हर तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर क्रिया ही लेते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ओके, से फर्नीचर पूछा जाएगा तो आप सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब ही आप यूज कीजिएगा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, वैसे नाउन या भीड़ समूह या समूह जो समूह जो परंतु एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हो। वो था अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना तो वो जनरलाइजिंग कहलाया, और ये एक ही तरह के चीज़ों से या जो भी सदस्यों से मिलकर बना, इसलिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस, पुलिस आर करप्ट, ये प्लूरल रहता है, प्लूरल क्रिया भी लेता है। तो पुलिस में सिर्फ एक ही पुलिस ने बहुत सारे पुलिस मैन का बात किया जा रहा है, इसलिए प्लूरल है, प्लूरल वर्ब भी लेता है। अब आइए तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, भीड़ में से वैसे भीड़ या समूह जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट, कमिटी, या किसी विषय पर एक हो जाती है तो किसी भी विषय पर विभक्त भी हो सकती है, अलग अलग मत हो सकता है। जब ये आपस में एक रहते हैं तो सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि द ज्यूरी यूनाइटेड, किसी विषय पर ज्यूरी सहमत है, एक सहमत है, एक मत है, तो वहाँ से सिंगुलर के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब भी दिया जाएगा। और जब ये आपस में विभक्त हो जाते हैं, एक मत नहीं हो पाते हैं, तो इसे प्लूरल समझते हैं और प्लूरल वर्ब दिया जाता है। जैसे कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड। ओके, अब वो जाति के दृष्टिकोण से था 5 प्रकार। अब हम लोग गणना के दृष्टिकोण से देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों गणना के दृष्टिकोण से नाउन 2 प्रकार के होते हैं। गणना माने काउंट करना, तो हो गया 2 तरह के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे काउंटेबल नाउन हो ऐसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना संभव हो, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉयज़, टीचर्स, इसे अलग अलग करके गिना जा सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, एक है, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ये सजीव हो सकते हैं, निर्जीव हो सकते हैं। द टीचर और सजीव है, द चेयर निर्जीव है। और अनकाउंटेबल समझ ही रहे हैं आप लोग, नाम ही से पता चल रहा है, वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिना नहीं जा सकता या गिनना मुश्किल हो, सो अनकाउंटेबल। जैसे वाटर हो गया, लव हो गया, इसे गिना नहीं जा सकता और मुश्किल है। और राइस हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। ये सदैव प्लूरल सिंगुलर रहते हैं, सॉरी, और ये सदैव निर्जीव रहेंगे। लव इज ब्लाइंड, डेथ इज सर्टेन, याद कीजिए। वाटर इज हॉट। दोस्तों एक प्रकार और होता है संरचना। संरचना की दृष्टि से भी नॉन को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगल नॉन, कंपाउंड नॉन। सिंगल नॉन, नॉन वैसे नॉन जिनके निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान हो, उसे सिंगल नॉन कहते हैं। यहाँ शब्द का बात किया जा रहा है, जैसे कि बॉय, क्लास, इसमें आपको अलग चीज़ नहीं, ये आपको वर्ड को डिनोट करना है। दूसरा कंपाउंड नॉन, वैसे नॉन जिनके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो, जैसे फादर, इन, लॉ। इसमें 3 तरह के वर्ड्स का यूज किया गया, एक फादर है, एक इन है, एक लॉ है। कप फुल, इसमें 2 तरह के, कप और फुल। कंपाउंड नॉन जो एक नॉन का प्रकार है, उसके भी 2 तरह के भाग होते हैं, कंपाउंड नॉन विथ हाइफन, एक कंपाउंड नॉन विदाउट हाइफन। अभी देखें हम लोग एग्जांपल, हाइफन के बीच विथ हाइफन हो गया क्लासरूम, और विदाउट हाइफन कपफुल। अब हम लोग देखते हैं जेंडर। जेंडर के दृष्टिकोण से यानी लिंग के आधार पर नॉन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिस वैसे नाउन जिससे नर का बोध हो, फादर, किंग एक्सेट्रा, वाजपेयी या कुछ भी। फेमिनाइन जिससे कि स्त्रीलिंग का बोध हो, मदर, सिस्टर,
काउ एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर, वैसा नाउन जो हो तो केवल मर्द या औरत, लेकिन नाम से उसको आप क्लियर नहीं कर पाए उसे कि वो मर्द है या औरत है या नर है या स्त्रीलिंग है, तो कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट, वोटर, सिटीजन, ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। स्टूडेंट अगर आप बोल रहे हैं तो उससे ये इस साफ नहीं हो पा रहा है कि वो स्टूडेंट नर है या मादा है, फीमेल है कि मेल है। सिटीजन से भी वही है, नागरिक कैसा है पता नहीं चल पा रहा। वोटर से भी ऐसा ही इंडिकेशन आ रहा। अब एक चौथा प्रकार जो है वो न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वैसे नाउन जो क्रिया विहीन हो, जिनमें प्रजनन क्षमता नहीं हो, आत्मा विहीन हो, मस्तिष्क से अल्प विकसित हो, न्यूट्रल जेंडर समझे जाते हैं। जैसे कि चेयर, बल्ब, चाइल्ड, बेबी आदि एक्सेट्रा। दोस्तों नॉन चैप्टर काफ़ी विस्तृत है और इसे हम लोग समझना है क्योंकि ये अंग्रेजी का मूल है। अब हम लोग देखते हैं संख्या, वचन, नंबर के दृष्टिकोण से तीनों एक ही चीज़ है। दो भागों में बांटा गया नॉन को, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर जैसे एक का बोध हो, सिंगल, द बॉय, द काउ। प्लूरल से एक से अधिक का बोध हो, जैसे कि पेंसिल्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़ इत्यादि। अब दोस्तों नॉन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग, वो तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन था नॉन का। अब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका नंबर आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं नाउन एंड नंबर। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। मूलतः नाउन सिंगुलर होते हैं तो उन्हें प्लूरल बनाना पड़ता है, जैसे कई नियम है। आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, पेन का पेन्स आदि। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में सी एच, एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड लगा रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस का आपको जोड़ना पड़ता है, ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि टैक्स, टैक्स में आपको प्लूरल बनाना टैक्सेस, आस का आसेस, टॉर्च का टॉर्चेज, टोपाज का टोपाजेज, बस का बसेस। अब इसमें एक एक्सेप्शन है दोस्तों। क्या एक्सेप्शन? लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में सी एच तो लगा हो लेकिन उसका उच्चारण का के जैसा हो, जिस उसे प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग किया। जैसे स्टोमक, का अंत में उच्चारण आ रहा है तो स्टोमैक्स हो गया, इस लगा रहा। मोनार्क राजा होता, मोनार्क्स हो गया। अब दोस्तों दूसरा रूल है, अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले वोवेल हो तो उसे केवल एस लगाने से काम चल जाता है। जैसे बॉय, वो वाई अंत में है, उससे पहले वोवेल ओ लगा हुआ तो उसमें सिर्फ एस लगाइए, आप प्लूरल हो जाएगा। उसी का दूसरा है, अगर किसी के अंत में वाई लगा हो लेकिन उससे पहले जो वर्ड जो अल्फ़ाबेट हो वो कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस का जोड़ना पड़ता है। जैसे कि लेडी, अंत में वाई है लेकिन उससे पहले डी जो है वो कॉन्सोनेंट आएगा, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें आई ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेडीज़, बेबी, बेबीज़। लेकिन यदि नॉन प्रॉपर हो, उसका अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को नहीं हटाया जाता है लेकिन सिर्फ अंत में एस जोड़ दिया। जैसे कि फेबररी, फेबररीज, बबली, बबलीज, कैनेडी, कैनेडीज, मई, मेज। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी खास का नाम है, इसलिए इसमें आपको वाई के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हुए सिर्फ अंत में एस का प्रयोग करते हुए प्लूरल बनाया जा सकता है। अब आगे कुछ रूल्स और हैं। यदि किसी शब्द के अंत में ओ
हो और ओ के पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस लगाइए, उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि जू, उससे पहले जेड का लास्ट जेड डबल ओ, अंत में ओ है और ओ से पहले वोवेल है ओ, तो सिर्फ एस लगाना है, जेड डबल ओ एस। यूज फेरोज, फेरोज ओ एस लगा दिए। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, सिर्फ एस का प्रयोग किया गया है। इसी का विपरीत है एस हो ओ, सॉरी दोस्तों, ओ हो लास्ट में लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो पूरा बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हीरो तो हीरोज, नेग्रो नेग्रोज, बफेलो बफेलोज। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 10। परंतु तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल वर्ड से आए शब्दों के अंत में ओ हो तो उसे तथा उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो पूरा बनाने के लिए सिर्फ एस लगाया जाता है। जैसे कैंटो कैंटोज, फोटो फोटोज, पियानो पियानोज, डायनमो डायनमोज वगैरह। यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो पूरा बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस लगाते हैं। जैसे लीफ, लीव्स होता है, नाइफ, नाइफ्स होता है, शेफ, शेप्स, शिप्स। लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः जन्मजात रूप से नॉन नहीं हो बल्कि किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से पार्ट ऑफ स्पीच हो परंतु नॉन की भांति प्रयोग किया जा रहा हो तो पूरा बनाने के लिए एस लगाया जाता है। चीफ, चीफ्स, बिलीव, बिलीफ्स, प्रूफ, प्रूफ, ब्रीफ, ब्रीफ्स, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ्स। कुछ ऐसे शब्द हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश कर गए हैं परंतु अंग्रेजियों के नियमों को नहीं मानते, वो अपने साथ अपने नियम लेकर आए हैं जो सिद्धांत पूर्वक बनाए थे। जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इसमें ज़्यादातर लैटिन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है और वो तो इंग्लिश में आ तो गए हैं लेकिन वो अपने नियमों को भी अपने साथ लेकर आए हैं। उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजी के नियमों को नहीं माना, इसलिए उनके प्लूरल बनाने के भी नियम अलग हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या एस ये सब इस टाइप का कुछ ही नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, वोमेन का वोमेन, माउस का माइस, मिसेस का मेस्टैम्स, लूज का लाइस, ऑक्स का ऑक्सन, गूज का गीज, टूथ का टीथ, मिस्टर का मेसर्स, फुट का फीट। ये सबको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब रूल नंबर 14 पर आते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन नहीं होते, हम लोग पढ़े हैं नॉन, नॉन विथ हाइफन, नॉन विथ नॉट हाइफन। तो फुल होता है, नहीं होता, इनके अंत में फुल लगा होता है, प्रोनाउन के लिए अंत में केवल एस लगाया जाता है। जैसे कप फुल, कप फुल्स, स्पून फुल, स्पून फुल्स। अब आगे देखते हैं वैसे कंपाउंड जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं प्लूरल बनाने के लिए जो हाइफन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है उसमें एस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जैसे कि नोटबुक, नोटबुक के बीच में हाइफन है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है तो नोट बुक्स। क्लासरूम तो क्लास रूम्स, टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर्स। इस टाइप से हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे। अब आगे देखते हैं 16वां रूल। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त तो हो परंतु कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, प्लूरल बना के प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे कि फादर इन लॉ, ये नॉन विथ हाइफन है लेकिन इसमें एक अंश जो इन है वो प्रीपोजिशन है, इसलिए इसमें हम लोग क्या रूल अपनाएंगे कि जो प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द है उसमें उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ, पासर ऑन में पासर्स ऑन, हैंगर ऑन में हैंगर्स ऑन। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 17। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वोमेन हो और जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो पूरा बनाए तो संपूर्ण भाग का पूरा बना दिया जाता है। जैसे कि मैन सर्वेंट, इसमें हाइफन द्वारा विभक्त किया गया लेकिन इसमें एक मैन है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मैन सर्वेंट्स, दोनों मैन का मैन, सर्वेंट का सर्वेंट्स, वोमेन सर्वेंट तो वोमेन सर्वेंट्स। इस टाइप से हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे। अब रूल नंबर 18 है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वोमेन हो परंतु वे जिनके लिए प्रयुक्त होने वाले हों वह स्वयं मैन या वोमेन नहीं हो तो उनके प्लूरल बनाने के लिए मैन या वोमेन को छूना भी नहीं है,
शेष का प्लूरल बनाकर संपूर्ण का प्लूरल बना लेंगे। जैसे कि मैन ईटर, इसमें मैन का प्रयोग किया गया है लेकिन इससे मैन का कोई मतलब नहीं है। मैन ईटर मतलब आदमखोर, जो आदमी को के मांस को खाता हो। तो इसमें हम लोग सिर्फ मैन को छुएंगे भी नहीं, जो ईटर है उसमें एस लगा करके हम लोग इसे प्लूरल बना देंगे। मैन ईटर का पूरा मैन ईटर्स, वोमेन ईटर, वोमेन ईटर्स। अब रूल नंबर 19 पर आते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश भी नॉन हो, अन्य अंश कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो प्लूरल बनाने के लिए संपूर्ण भाग का प्लूरल बनाने के लिए केवल नॉन का प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पुश बैक्स, पुश बैक का हम लोग पुश बैक्स को किए। हाईवे का हाईवेज को हम लोग किए। इसमें जो नॉन है उसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे। रूल नंबर 20, जब कभी कंपाउंड नॉन एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो तो सारे पद उस मानव के पद हो तो इसका अधिकारी हो तो समस्त अंश का प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे कि लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड्स गवर्नर्स, नाइट टेम्पल, नाइट्स टेम्पल्स। इन सब चीज़ों को देखते चलना है दोस्तों, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक पदों से मिलकर बने हो परंतु जिनका एक अंश पद हो शेष उसकी व्याख्या के लिए आया हो तो उस पद का प्लूरल बनाएंगे, व्याख्या करने वाले का नहीं। जैसे कि एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें एडवोकेट में एडवोकेट्स जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर्स। इस टाइप से हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग कुछ अन्य रूल के साथ आएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।